प्यारे छात्रों, मैं राकेश सोलंकी एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, क्लास 12 सब्जेक्ट कोड 373। इस वीडियो में आपको मिलेगा सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यू, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स और सारे के सारे पाठागत प्रश्न। फिजिकल एजुकेशन के लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी लिए गए हैं, और न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कर सकता था वो मैंने इस वीडियो में आपके लिए करने की कोशिश की है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको अपने पेपर में से बहुत कुछ इस वीडियो में मिल जाएगा। अब चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, एरोबिक एक्टिविटी और अनएरोबिक एक्टिविटी में क्या अंतर होता है। देखिए, एरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ और अनएरोबिक का मतलब होता है ऑक्सीजन के बिना। हमारे शरीर की ऐसी एक्सरसाइज, ऐसी गतिविधियां, ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमें ऑक्सीजन की अधिक आवश्यकता पड़ती है, उनको बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटी। जैसे कि दौड़ना, तैराकी करना, तैराकी अर्थात स्विमिंग करना, साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना, ये सभी एक्टिविटी एरोबिक एक्टिविटी कहलाती हैं। अब बात करते हैं अनएरोबिक एक्टिविटी की। अनएरोबिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी होती है जिसमें हमें ऑक्सीजन की कम आवश्यकता पड़ती है, यानी कि भारी, बहुत भारी एक्टिविटी। जैसे कि अगर आप जिम जाते हो और जिम के अंदर आप वेट लिफ्टिंग करते हो तो वो अनएरोबिक एक्टिविटी मानी जाएगी। एरोबिक एक्टिविटी आप काफी लंबे समय तक कर सकते हो, यानी कि साइकिल आप 1-2 घंटे तक भी चला सकते हो, लेकिन अनएरोबिक एक्टिविटी आप काफी लंबे समय तक नहीं कर सकते, यानी कि वेट लिफ्टिंग आप लगातार 1 घंटे नहीं कर सकते। तो ये अंतर होता है एरोबिक और अनएरोबिक एक्टिविटी में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंट्राम्यूरल्स और एक्स्ट्राम्यूरल्स क्या होते हैं। देखिए, इंट्राम्यूरल्स यानी कि जब आप एक विद्यालय में पढ़ते हैं और विद्यालय के अंदर बहुत सारी खेल कूद की गतिविधियां होती हैं। अगर विद्यालय के अंदर एक ही क्लास के बच्चे दूसरी क्लास के बच्चों से कोई भी कंपटीशन करते हैं, यानी कि क्लास 10th का मैच है क्लास 12th के बच्चों के साथ, तो इसे बोलेंगे इंट्राम्यूरल्स। एक ऐसी एक्टिविटी जो एक ही विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा परफॉर्म की जाती है। कोई भी खेल कूद, कोई भी योगा, कोई भी एक्सरसाइज एक ही स्कूल के बच्चे करेंगे तो ये कहलाएगा इंट्राम्यूरल्स। हम किसी दूसरे विद्यालय के साथ कोई मैच, कोई प्रतियोगिता करवाते हैं तो इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा म्यूरल्स। इंट्राम्यूरल्स यानी कि अपने ही विद्यालय में कोई भी मैच, कोई भी खेलकूद, कोई भी प्रतियोगिता का आयोजन। और एक्स्ट्राम्यूरल्स जब हम किसी दूसरे विद्यालय के साथ, किसी दूसरे स्कूल के साथ स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोई भी प्रतियोगिता में शामिल होते हैं तो उसे बोलते हैं एक्स्ट्रा म्यूरल्स। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा क्या होती है और शारीरिक शिक्षा का क्या महत्व है। शारीरिक शिक्षा यानी कि फिजिकल एजुकेशन अपने शरीर को साफ, स्वस्थ, सुंदर, मजबूत और लचीला बनाने के लिए जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा किसी भी छात्र के लिए, किसी भी आम मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके द्वारा हम अपने आप को और अपने शरीर को बीमारियों से दूर रख पाते हैं। अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के लाभ। शारीरिक शिक्षा के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, सामाजिक विकास, यानी कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपकी समाज में बातचीत यानी कि दबदबा बना रहेगा। शारीरिक विकास, शारीरिक विकास यानी कि आपका शरीर बहुत तेजी के साथ साफ सुथरा रहेगा और आगे बढ़ेगा, मजबूत रहेगा। मानसिक विकास, आपका दिमाग भी मजबूत रहेगा। और आर्थिक विकास, अगर आपका शरीर अच्छा है तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे, जिससे आपके पैसे भी बचेंगे। तो ये थे शारीरिक शिक्षा के कुछ लाभ। अगला प्रश्न है, एक सफल खिलाड़ी के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक सफल खिलाड़ी के अंदर नैतिकता, ईमानदारी, वफादारी, सच्चाई,
खेल के नियमों का पालन, साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार और अपनी जीत और हार को बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए। सफल खिलाड़ी वही होता है जो अपनी जीत को और हार को अच्छी तरीके से अपनाता है और बर्दाश्त करता है, अपने खिलाड़ी साथियों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, कोच की बातों को मानता है, खेल के नियमों का पालन करता है और बाकी अन्य गलत आदतों से दूर रहता है। यह एक सफल खिलाड़ी के गुण हैं। अगला प्रश्न है, योग करने के क्या लाभ हैं? योग यानी कि योगाभ्यास। आपने सुबह सुबह देखा होगा पार्कों में लोग योगा करते रहते हैं। तो योग करने के क्या लाभ हैं? योग करने के निम्नलिखित लाभ हैं। नंबर 1, बीमारियां दूर रहती हैं, अच्छी तरीके से भूख लगती है, शरीर फुर्तीला रहता है, चेहरे पर चमक रहती है, समाज में सम्मान मिलता है, डॉक्टर के पास नहीं जाते तो हमारे पैसे भी बचते हैं, नींद अच्छी तरीके से आती है, शरीर के अंदर सारे के सारे अंग, लिवर, फेफड़े, किडनी सारे के सारे स्वस्थ रहते हैं और उम्र लंबी होती है। यह सभी योग करने के लाभ हैं। अगला प्रश्न है, योग करते समय कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? योग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। नंबर 1, योग हमको खुले स्थान पर करना चाहिए। योग करते समय हमें हल्के ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, जीन्स वगैरह नहीं पहननी चाहिए। योग एक अच्छे कोच की निगरानी में करना चाहिए। अगर हमारी तबीयत खराब है, जैसे कि हमें जुकाम खांसी हो रखा है, तो उस समय हमें योग करने से बचना चाहिए। योग करने से पहले हम अच्छी तरह से साफ सुथरे यानी कि फ्रेश होने चाहिए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्कूल स्वास्थ्य प्रोग्राम, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। यह एक ऐसा प्रोग्राम होता है, यह एक ऐसा कार्यक्रम होता है जो हर एक स्कूल को अपनाना पड़ता है। यह है स्कूल की साफ सफाई से संबंधित। देखिए, इसके अंदर बहुत सारी सेवाएं भी आती हैं, जैसे कि स्कूल के अंदर चिकित्सा सेवा, यानी कि हर एक स्कूल के अंदर इतनी सुविधा जरूर होनी चाहिए कि अगर किसी बच्चे को चोट लग जाए तो उसका इलाज वहीं पर हो जाए, अगर चोट छोटी मोटी है तो। स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत हमें यह बताया गया है कि हर एक स्कूल को अपने यहाँ पर साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। जैसे पानी की टंकी हर हफ्ते साफ होनी चाहिए, शौचालय यानी कि टॉयलेट हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए, लड़कियों के लिए अलग शौचालय और लड़कों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए। अगर दोपहर का भोजन बन रहा है विद्यालय के अंदर, तो वहां पर काफी साफ सफाई का इंतजाम किया जाना चाहिए, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए और प्रत्येक कमरे में प्रतिदिन झाड़ू पोंछा होना चाहिए और कहीं भी विद्यालय के अंदर पानी, स्पेशली गंदा पानी इकट्ठा नहीं होना चाहिए, जिससे कि वहां पर मच्छर ना पनपे और विद्यालय के अंदर समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए, जिससे कि स्कूल के अंदर साफ सफाई बनी रहे और विद्यार्थियों को साफ सफाई के बारे में सजग करना चाहिए, जैसे उनके नाखून चेक करना, उन्हें ब्रश करने के लिए बोलना और अन्य शरीर से जुड़ी हुई साफ सफाइयों के बारे में बताना चाहिए। तो यह होता है स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके द्वारा स्कूल के अंदर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और बीमारियों का विशेष ख्याल रखा जाता है और यह कोशिश की जाती है कि स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हर एक प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। इसको बोलते हैं स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब बात करते हैं खिलाड़ियों को चोट से किस प्रकार बचाया जा सकता है। चोट या दुर्घटना से किस प्रकार बचाया जा सकता है। देखिए, जब खिलाड़ी खेल के मैदान में जाता है तो उसको बहुत सारी चोट लगती हैं और कई बार अभ्यास करते समय भी खिलाड़ी घायल हो जाता है। तो हम खिलाड़ी को किस प्रकार दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। देखिए, नंबर 1, अच्छा प्रशिक्षक यानी कि एक अच्छा कोच होना चाहिए जो खिलाड़ियों को ये बताए कि आपको किस तरह से अभ्यास करना है। नंबर 2, खिलाड़ी को जो प्रैक्टिस करने के लिए इक्विपमेंट यानी कि उपकरण दिए जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। नंबर 3, खिलाड़ी पर
अभ्यास करने के लिए कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। हो सकता है किसी खिलाड़ी की तबीयत खराब हो और कोच उससे कह रहा है कि एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज करो, इससे खिलाड़ी को चोट लग सकती है। क्षमता से अधिक एक्सरसाइज नहीं करानी चाहिए। और जो मैदान होता है, मैदान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे खिलाड़ी को चोट लग जाए, जैसे कि लोहा या कांच। जब कोई खिलाड़ी दौड़ रहा है तो उसके पैर में कांच या लोहा लग जाएगा तो उसको चोट लग सकती है। इस तरह का कोई भी सामान खेल के मैदान में नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर किसी खिलाड़ी की उम्र हो रही है, यानी कि वो बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है, तो उस पर अधिक दबाव न डाला जाए, इससे भी खिलाड़ियों को चोट लग जाती है। अगर खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो उसे आराम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। किसी भी घायल खिलाड़ी को दबाव न डाला जाए कि आपको मैच के अंदर परफॉर्म करना है। अगर हम उस पर दबाव डालेंगे तो भविष्य के लिए वह खिलाड़ी खेल नहीं पाएगा। इस तरह हम एक खिलाड़ी को चोट या दुर्घटना होने से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं भोजन। खिलाड़ियों के लिए भोजन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब यहाँ पर 3 प्रकार का भोजन बताया गया है। अगर आप अपनी किताब में देखेंगे तो वहां पर 3 प्रकार का भोजन बताया गया है। सबसे पहले बताया है सात्विक भोजन। देखिए, सात्विक भोजन वो होता है जो फल आहार होता है, व्रत के दौरान साधु संतों द्वारा खाया जाता है और कम मात्रा में खाया जाता है, जैसे कि फल और दूध, दही। यह एक सात्विक भोजन है जो साधु संतों द्वारा व्रत के दौरान कम मात्रा में खाया जाता है। उसके बाद आता है राजसिक भोजन, राजा महाराजाओं का भोजन, जिसमें तरह तरह के पकवान, दूध, दही, मेवा, अन्य सामग्री मौजूद होती हैं और यह थोड़ा अधिक मात्रा में खाया जाता है। इसका मकसद होता है शरीर को मजबूत बनाना, ताकतवर बनाना, क्योंकि राजा महाराजाओं को तो वैसे ही ताकत की जरूरत होती थी, वो वैसे भी युद्ध में लड़ने जाते थे। तीसरा जो भोजन होता है वो होता है तामसिक। तामसिक भोजन क्या होता है? एक ऐसा भोजन जिसमें नशा, दारू, शराब, नॉनवेज, चिकन जैसे भोजन का प्रयोग किया जाता है और यह शरीर का नाश करता है, शरीर को बर्बाद करता है। इस तरह के भोजन को तामसिक भोजन कहा जाता है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और उसके बाद तामसिक। अब जो प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण है, ओलंपिक मूल्य क्या होते हैं? देखिए, हमारे देश में या दुनिया में कोई भी खिलाड़ी अगर खेल के मैदान में जाता है तो उसका एक सपना होता है कि वो एक दिन ओलंपिक में हिस्सा ले और देश का प्रतिनिधित्व करे। जब भी कोई खिलाड़ी ओलंपिक में खेलता है या अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलता है तो उससे एक अच्छे व्यवहार की उम्मीद की जाती है और इस व्यवहार को बोलते हैं ओलंपिक मूल्य। ओलंपिक मूल्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, मित्रता, यानी कि वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ अच्छा व्यवहार करे। निष्पक्षता, बिना किसी भेदभाव के अपने साथी खिलाड़ियों के साथ और अन्य खिलाड़ियों के साथ निष्पक्ष तरीके से पेश आए। राष्ट्रभक्ति, अपने देश के लिए बेहतरीन से बेहतरीन करने का प्रयास, यह एक ओलंपिक मूल्य होता है। सम्मान, खेल भावना का सम्मान करे, खिलाड़ियों का सम्मान करे, कोच का सम्मान करे और दूसरे राष्ट्रों का भी सम्मान करे। सम्मान की भावना भी ओलंपिक मूल्य का हिस्सा है। नियंत्रण, नियंत्रण यानी कि अपनी भावनाओं पर, अपने इमोशंस पर पूरी तरह से कंट्रोल रखे। अगर कोई खिलाड़ी ओलंपिक में हारता है तो उस हार को बर्दाश्त करने की भी क्षमता रखे। अगर जीतता है तो जीतने के बाद खुशी में इतना भी पागल न हो जाए कि वो सामने वाले खिलाड़ी का अपमान कर दे या सामने वाले राष्ट्र का अपमान कर दे। तो एक खिलाड़ी के अंदर ओलंपिक मूल्य के रूप में नियंत्रण, सम्मान, राष्ट्रभक्ति, निष्पक्षता, वफादारी, इस तरह के गुणों का होना आवश्यक है। ओलंपिक मूल्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अधिकतर पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं प्राथमिक उपचार क्या होता है और खिलाड़ियों के लिए इसका क्या महत्व है। देखिए, प्राथमिक उपचार यानी कि फर्स्ट एड बोलते हैं इसे। जब भी कोई खिलाड़ी खेल के मैदान में या अभ्यास के दौरान घायल हो जाता है तो उसको फर्स्ट एड दी जाती है, यानी कि उसका प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार के कुछ सिद्धांत हैं। प्राथमिक उपचार तत्काल दिया जाना चाहिए, यानी कि तुरंत के तुरंत। आप प्राथमिक उपचार देने में
बिल्कुल देर ना करें। नंबर 2, प्राथमिक उपचार देने के बाद उसको चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं। प्राथमिक उपचार देने के बाद खिलाड़ी को आराम करने का पूरा अवसर दें और खिलाड़ी को आत्मविश्वास बढ़ाएं। उसको ये कहें, हाँ जी भाई ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, आप तो बहादुर हो। इस तरह अच्छी अच्छी बातें करें, आराम करने का अवसर दें, अच्छे उपकरणों का प्रयोग करवाएं और चिकित्सक के पास जरूर ले जाएं और प्राथमिक उपचार तुरंत की तुरंत दें, जिससे कि खिलाड़ी को जो चोट लगी है वो ज़्यादा गंभीर ना हो और समय रहते हुए उसका इलाज हो जाए। इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार के सिद्धांत और प्राथमिक उपचार की आवश्यकता। प्राथमिक उपचार के लिए एक पद्धति को अपनाया जाता है जिसको बोलते हैं प्राइस, PRICE। यहाँ पर P का मतलब है प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन, प्राइस, और यहाँ पे R का मतलब है रेस्ट, PR, I का मतलब है आइस, आइस यानी कि बर्फ, C का मतलब है कंप्रेशन यानी कि कंप्रेस, और E का मतलब है एलिवेशन। प्राइस में मैंने आपको हर एक वर्ड का मतलब बताया है। P का मतलब है प्रोटेक्शन, R का मतलब है रेस्ट, I का मतलब है आइस, C का मतलब है कंप्रेशन और E का मतलब है एलिवेशन। यह तरीके अपनाए जाते हैं प्राथमिक उपचार के दौरान। अब बात करते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की, टूर्नामेंट किसे कहते हैं और टूर्नामेंट के प्रकार बताइए। टूर्नामेंट यानी कि प्रतियोगिता। जब भी कोई खेल राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेला जाता है तो क्या होती है, प्रतियोगिता होती है। जैसे कि हम बात करते हैं आईपीएल, आईपीएल का मैच आपने देखा होगा, हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलता है। तो यह एक क्या है, टूर्नामेंट है। और ये कौन सा टूर्नामेंट है, लीग टूर्नामेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो आईपीएल यानी कि लीग टूर्नामेंट हो गया, इसमें हर एक टीम को दूसरी टीम के साथ खेलने का मौका मिलेगा और जिस टीम के पॉइंट ज्यादा होंगे वो टीम आगे बढ़ती जाएगी और जिस टीम के पॉइंट कम होंगे वो पीछे रह जाएगी। तो ये हो गया लीग। एक होता है नॉकआउट। नॉकआउट यानी कि आप दूसरी टीम के साथ खेलोगे और जो टीम हार जाएगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। नॉक आउट यानी कि हारे तो बाहर। टूर्नामेंट का अगला प्रकार होता है चैलेंज टूर्नामेंट। देखिए चैलेंज टूर्नामेंट क्या होता है, इसमें एक टीम दूसरी टीम को खुला चैलेंज देती है और उसके साथ वो मैच खेलती है और जो टीम हार जाती है उसको बाहर होना पड़ता है। इसको बोलते हैं चैलेंज टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का अगला प्रकार है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट क्या होता है, जैसे कि आपके पास 8 टीम है और आपको वो खिलानी है, तो आपने क्या किया, 4-4 के 2 ग्रुप बना दिए। ये बना दिए आपने ग्रुप। अब क्या होगा, ग्रुप की जो टीमें होती हैं वो अपने ही ग्रुप की 3 टीमों के साथ मैच खेलेंगी। इस तरह वो वहां पर मैच खेलेंगी। दूसरे ग्रुप की टीम भी अपने ही ग्रुप के साथ मैच खेलेंगी। जो भी निकल के आएगा, जो भी विजेता निकल के आएगा, फिर उनको दूसरे ग्रुप की टीम के साथ मैच खेलना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। टूर्नामेंट 4 प्रकार के होते हैं, लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट, चैलेंज टूर्नामेंट और कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। अब बात करते हैं प्राणायाम क्या होता है। देखिए प्राणायाम ऐसी गतिविधियां होती हैं, ऐसी एक्टिविटी होती हैं जो हमारी उम्र को लंबा करती हैं, हमारी सांसों को लंबे समय तक बनाए रखती हैं। ऐसी एक्टिविटियों को हम बोलते हैं प्राणायाम। प्राण यानी कि शरीर को लंबा खींचने के लिए, उम्र को लंबा बढ़ाने के लिए, लंबे समय तक जीवित रहने के लिए जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो भी योगा अभ्यास करते हैं, उसको बोलते हैं हम प्राणायाम। कौन सा युग रामायण और महाभारत के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर है इसका वैदिक। जैन धर्म और बौद्ध धर्म किस ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं? उत्तर है इसका ऐतिहासिक। क्षत्रिय किस ऐतिहासिक युग से संबंधित हैं? राजपूत। किस वर्ष YMCA कॉलेज ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी? सही आंसर है 1920। YMCA कॉलेज एजुकेशन के संस्थापक कौन थे?
MC बक, NCC, NIS और IOA का पूरा नाम लिखें। NCC राष्ट्रीय कैडेट कोर, NIS नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान, IOA भारतीय ओलंपिक संघ, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। राम, लक्ष्मण, मेघनाथ, भीम, अर्जुन, कर्ण, द्रोण किस ऐतिहासिक युग के लिए प्रसिद्ध हैं? महाकाव्य। निम्नलिखित में को सही या गलत के रूप में चिन्हित कीजिए। आपको सही और गलत बताना है। योग शरीर के आंतरिक अंगों में बाधा डाल सकता है, यानी कि योगा करने से शरीर के अंदर के अंगों में दिक्कत हो सकती है। ये तो गलत बात है, ये हो गया असत्य। योग हमें रोगों का इलाज करने और रोकने में मदद कर सकता है, यह सत्य है। ध्यान मानसिक तनाव को बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि जब हम ध्यान लगाते हैं तो इससे हमें टेंशन होती है, ये तो असत्य है। पद्मासन आपके मानसिक दबाव को कम करने में मदद करेगा, यानी कि आप पद्मासन लगाएंगे तो आपका मानसिक दबाव कम होगा, ये बात सत्य है। योग आपको मोटापे को कम करने में मदद कर सकता है। अगर आप योगा करेंगे तो आपका मोटापा कम हो जाएगा। सत्य या असत्य? सत्य। योग आपके खिलाड़ियों की गति की सीमा ROM को कम कर सकता है। भाई योग से तो खिलाड़ियों की गति कभी भी कम नहीं होती, तो ये तो असत्य हो गया। सही विकल्प चुने। हृदय की प्रत्येक धड़कन में पंप होने वाले रक्त की मात्रा को निम्न के रूप में जाना जाता है, यानी जो हमारा हृदय है उसकी प्रत्येक धड़कन में पंप होने वाले रक्त को हम कैसे जानते हैं? स्टॉक आयतन। मांसपेशियों की प्रणाली पर व्यायाम का कौन सा प्रभाव नहीं है? कंडरा, अतिवृद्धि, फुसफुसीय विसरण में वृद्धि, मायोग्लोबिन भंडार में वृद्धि। तो कौन सा प्रभाव नहीं है? फुसफुसीय विसरण में वृद्धि। ग्लाइकोजन के भंडार में वृद्धि व्यायाम का एक प्रभाव तथा यह डैश के अंतर्गत आता है। तो यह अंतर्गत आता है आपके मांसपेशीय तंत्र के अंदर। ये वाला विकल्प जो सविकल्प है सबसे सही विकल्प है, तो ये आ जाएगा आपका मांसपेशीय तंत्र के अंदर। प्यारे छात्रों, ये बात मैं भी जानता हूं कि इतनी जल्दी MCQ याद नहीं होते, लेकिन अगर आप वीडियो देखकर जाते हो और पेपर में ये आते हैं तो आपको एक रफ आइडिया हो जाता है। अगला विकल्प है किशोरावस्था। सामान्यतः यानी कि जो किशोर उम्र होती है 13 साल से 19 साल के बीच में होती है। किशोर अवस्था का समय क्या है? 13 साल से 19 साल तक। किशोर अवस्था और बाल्यावस्था एवं वयस्कता के बीच की अवस्था होती है, यानी कि जो किशोर अवस्था होती है वो किसके बीच में होती है? बाल्य यानी कि बालक और वयस्क। बालक और वयस्क के बीच की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं किशोर अवस्था। प्राणायाम के अभ्यास से तंत्रिका तंत्र मजबूत होता है तथा इसके कार्य में सुधार लाता है। आसन पेशी स्वास्थ्य लाभ पाने में मदद करते हैं। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मुखौटा। साइकोमीटर, जो साइकोमीटर होता है, विकास संबंधित है किससे? शारीरिक विकास, सामाजिक विकास। यहां पर घ विकल्प सही है, मोटर स्किल विकास लक्ष्य है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम का क्या लक्ष्य है? बच्चे की स्वास्थ्य की देखभाल को बढ़ाना, मिड डे मील को बढ़ावा देना या प्राथमिक चिकित्सा को बढ़ावा देना।
तो निश्चित रूप से अ, बच्चे की स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना। भारत में स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1940। स्कूल स्वास्थ्य कम करता है, स्कूल जो स्वास्थ्य है वो क्या कम करता है? सरदर्द, अस्वस्थता या जोखिम स्वास्थ्य कारक? यानी कि अ यहां पर सही विकल्प माना जाएगा और इसका उत्तर होगा जोखिम स्वास्थ्य कारक। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्या लाभ हैं? अ, ब, स, तीन विकल्प दे रखे हैं। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम रोग का उपचार करता है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वच्छता में सुधार लाता है या क्रोध पर नियंत्रण करता है? तो ब विकल्प जो है वो सबसे सही विकल्प है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य स्वच्छता में सुधार लाता है। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम में कौन से उपाय शामिल हैं? मिड डे मील और आहार, शरीर की पूरी जांच, यहां पर दोनों अ और ब दोनों शामिल हैं, तो इसका विकल्प हो गया स, उपरोक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम की परिभाषा दी है। क्या परिभाषा दी है? शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार, स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शिक्षा। तो अविकल्प यहां पर सबसे बेहतरीन विकल्प है, शिक्षा तथा स्वास्थ्य में सुधार। स्वास्थ्यप्रद विद्यालयी रहन सहन का क्या लक्ष्य है? यानी कि अच्छे साफ सुथरे विद्यालयी रहन सहन का क्या लक्ष्य है? हर बच्चे के लिए सर्वोत्तम स्वच्छता। हमारे देश में सभी लोगों के लिए स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की? यानी देश के अंदर सभी को क्या मिले? स्वच्छता मिले। तो इसके लिए भारत सरकार ने कौन सा प्रोग्राम चलाया? स्वच्छ भारत अभियान। स्कूल स्वास्थ्य स्थिति बच्चे के कौन से विकास को प्रभावित कर सकती है? संपूर्ण विकास। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। अब आपको यहाँ पर दो लिस्ट दे रखी है और ये मिलाना है, ए और बी। प्राइस में पी का क्या अर्थ है? प्राइस जो फर्स्ट एड की एक टेक्निक होती है उसमें प्राइस का अर्थ है, और स्पेशली पी का अर्थ है प्रिवेंशन। वैक्स बाथ, थर्मोथेरेपी, आइस पैक, कायोथेरेपी। प्राइस में ई का अर्थ है एलिवेशन, और हेलमेट का अर्थ होता है सुरक्षा उपकरण। जैसे कि हम जानते हैं हेलमेट हम सिर्फ सुरक्षा के लिए पहनते हैं, तो यह हो गया एक सुरक्षा उपकरण। अगला विकल्प है सत्य और असत्य, यानी कि ट्रू और फॉल्स। हठ योग, जो हठ योग है उसमें ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चांद। इस बात को विशेष तौर से ध्यान रखिए। हठ योग में ह का अर्थ सूर्य होता है और ठ का अर्थ होता है चांद, तो यह सत्य कथन है। चांद चित्त की भौतिक ऊर्जा है, यह गलत है। सुष्मिता नाड़ी उदासीन बल या आध्यात्मिक शक्ति को दर्शाती है। जो हम आगे चलते हैं कुछ और सत्य या असत्य की तरफ। हठयोग तंत्र का परिणाम है, सही। हिरण्य गर्भ महर्षि कपिल का प्रतीकात्मक जो नाम है, जो सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक हैं, ये बात सही है या गलत है? ये बात सही है। हिरण्य गर्भ ऋषि को ही महर्षि कपिल के नाम से भी जाना जाता है। हठ योग प्रदीपिका को स्वामी स्वतंत्रमरा द्वारा लिखा गया है, यह बात सही है। हठ योग प्रदीपिका जो लिखी है वो किसने लिखी है? स्वामी स्वतंत्रमरा द्वारा लिखी गई है। अगला जो विकल्प है मिलान कीजिए। मिलान करना है आपको। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व यानी कि जल, अग्नि, आकाश, पृथ्वी और वायु। अब ये जो पंच तत्व होते हैं हमारे हाथ की उंगली और अंगूठे में कहीं ना कहीं विराजमान होते हैं। इनका संबंध हमारे हाथ से होता है। तो अब यहाँ पे बताने की कोशिश की है किस उंगली से कौन सा तत्व संबंधित होता है। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं अंगूठा। आपका जो अंगूठा है
वो अग्नि का प्रतीक है। तर्जनी, तर्जनी जो उंगली होती है वो वायु का प्रतीक है। मध्यमा, मध्यमा उंगली आकाश का प्रतीक है। अनामिका, अनामिका पृथ्वी का प्रतीक है। और जो सबसे छोटी उंगली है वो जल का प्रतीक है। इसको विशेष तौर से ध्यान रखिए। अंगूठा अग्नि, तर्जनी वायु, मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी और सबसे छोटी उंगली जल का प्रतीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, पंचकोश, यानी कि हम जानते हैं हमारे शरीर में 5 कोष होते हैं। पंचकोश निम्नलिखित हैं। सबसे पहले बात करते हैं अन्नमय कोश। देखिए अन्न यानी कि अन्न, अन्न का संबंध होता है हमारे शरीर से। तो अन्नमय कोश का संबंध किससे हो गया? भौतिक शरीर से। प्यारे छात्रों, मैं जानता हूं इतनी जल्दी याद नहीं होता, लेकिन अगर आप मेरी आवाज़ अच्छी तरह से सुन रहे हैं और स्क्रीन को देख रहे हैं तो निश्चित रूप से जब पेपर आएगा तो आपको यह रिमाइंड हो जाएगा, यानी अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा। इसलिए आवाज़ को अच्छी तरीके से सुने और स्क्रीन पर अपनी निगाह बनाए रखें। अन्न का संबंध किससे हो गया? भौतिक शरीर से। मनोमय कोश, मनोमय यानी कि आपका मानसिक, मन का संबंध किससे होता है? मानसिक, मनोमय, तो यहाँ पे मानसिक शरीर। प्राणायाम कोश यानी कि ऊर्जा का आयाम, प्राणिक शरीर ऊर्जा का आयाम, यानी कि हमारी जो शारीरिक ऊर्जा होती है वो बढ़ती है प्राणायाम से। विजनमया कोश, विजनमया कोश का संबंध होता है सहजज्ञ शरीर। आनंदमय कोश, आनंदमय कोश का संबंध होता है परमानंद का शरीर। इसलिए हमारे शरीर में ये जो पंचकोश हैं, अन्न यानी कि भौतिक शरीर, मनोमय यानी कि मानसिक, प्राणायाम यानी कि प्राणिक शरीर, विजयनमय यानी कि सहजज्ञ शरीर, आनंदमय कोश यानी कि परमानंद का शरीर। अब हम बात करते हैं पंतजलि योग के चरण। देखिए पंतजलि योग के 8 चरण होते हैं, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरना, ध्यान और समाधि। एमसीक्यू क्वेश्चन के रूप में आपसे यह पूछा जा सकता है कि भाई आसन पतंजलि योग का चरण है या नहीं। तो अब बात करते हैं हमारे शरीर में। देखिए हमारे शरीर में क्या क्या है, बहुत ही गंभीरता से सुनिए। फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ आपकी जीके के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर में 37.2 ट्रिलियन कोशिकाएं हैं, यानी कि जो बॉडी सेल्स हैं वो हमारे यहाँ पर 37.2 हैं। 200 विभिन्न प्रकार की कोशिका हैं, यानी कि इनके जो टाइप्स हैं वो हैं 200। 100 बिलियन त्वचा कोशिकाएं हैं। मस्तिष्क में 100 बिलियन तंत्रिकाएं हैं। 127 मिलियन रेटिना कोशिकाएं हैं। हमारे शरीर में 6 लीटर रुधिर यानी कि रक्त यानी कि ब्लड होता है। 42 बिलियन रक्त वाहिका होती हैं, यानी कि वाहिका जिनमें रक्त चलता है वो कितनी होती हैं? 42 यानी कि 42 बिलियन। 30 ट्रिलियन लाल रक्त कोशिकाएं हैं, यानी कि जो आरबीसी हैं वो कितनी है? 30 ट्रिलियन। प्रत्येक दिन हम 23,040 सांसें लेते हैं। हृदय यानी कि जो हमारा हार्ट है, एक जीवन काल के दौरान 1.5 मिलियन बैरल रक्त पंप करता है। हमारे शरीर में 640 मांसपेशी और 360 जोड़ हैं। वयस्क इंसान के अंदर 206 हड्डियां होती हैं और बच्चों में 300 हड्डियां होती हैं। डियर स्टूडेंट, आपका फिजिकल एजुकेशन का पेपर है। एक बार इस वीडियो को गंभीरता से देख जाइए। एमसीक्यू पर ध्यान दीजिए, ट्रू फॉल्स पर ध्यान दीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स पर ध्यान दीजिए। आपका पेपर अच्छा जाएगा। वैसे भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, प्रैक्टिकल में भी अच्छे खासे मार्क्स आपको मिल जाते हैं।
ये थे आपके एमसीक्यू फिजिकल एजुकेशन के कुछ ट्रू फॉल्स और कुछ पॉइंट्स जो मैंने आपको इस सेकंड वीडियो में बताने की कोशिश की है।